गुड मॉर्निंग। मैं श्रीमती उमा यादव, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्यावाड़ा बालोद से। स्टूडेंट्स, आज हम अंश पूंजी का निर्गमन चैप्टर से अंशों के हरण के बारे में जानेंगे। अंशों का हरण क्या है? जब अंशों को किश्तों पर निर्गमित किया जाता है तब प्रायः कुछ अंशधारी एक या अधिक किश्तों की रकम को चुकाने में असमर्थ होते हैं। तो इन परिस्थितियों में कंपनी क्या करेगा? दो उपाय करती है। पहला, दोषी अंशधारी पर ना चुकाई गई रकम के लिए मुकदमा चला सकती है, और दूसरा क्या कर सकती है? वह अंशों का हरण कर सकती है। तो अब मैं बता देती हूँ आपको अंशों के हरण से आशय। कंपनी द्वारा पूंजी एकत्रित करने के लिए समय समय पर आवंटित अंशों की अदत्त राशि विभिन्न याचनाओं के माध्यम से अंशधारियों से मांगी जाती है। यदि कोई अंशधारी अंशों पर की गई आवंटन की राशि की मांग अथवा विभिन्न याचनाओं पर भुगतान निश्चित अवधि के अंदर नहीं चुका पाता, तो कंपनी अपने अंतर नियमों के अनुसार उस अंशधारी का नाम अपने रजिस्टर से निकाल देती है और उसके द्वारा अंश के बदले दी गई उस समय तक की राशि जब्त कर लेती है। इसे ही अंशों का हरण कहा जाता है। तो ये था अंशों के हरण से आशय। अब हम इसके कुछ नियम जान लेते हैं। अंशों के हरण संबंधी नियम। अंशों के हरण में कंपनी को सावधानी से कार्य करना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाने के कारण हरण जो है वो अवैध हो सकता है। तो इसके नियम को हम देख लेते हैं। बच्चों, अंशों के हरण की वैधता की शर्तें। पहला, अंशों के हरण करने का अधिकार स्पष्ट रूप से अंतर नियमों द्वारा किया जाना चाहिए अथवा इसके लिए न्यायालय का अनुमोदन भी होना चाहिए। दो चीज मेन है, अंतर नियम और न्यायालय का अनुमोदन। दूसरा है, अंशों को जब्त करने के लिए उपयुक्त कारण होने चाहिए। क्या होने चाहिए? उनके पास उपयुक्त कारण होना चाहिए। तीसरा है, अंशों के हरण का उचित प्रस्ताव जो है संचालकों की सभा में पारित होना चाहिए। कहाँ पर? संचालकों की सभा में। नेक्स्ट है, अंशों के हरण से पूर्व इसकी सूचना अंशधारी को देना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, संचालकों द्वारा हरण का प्रस्ताव पारित करने के पश्चात इसकी सूचना अंशधारी को भेजना चाहिए। नेक्स्ट है, अंशों की जब्ती का अधिकार प्रन्यास की प्रकृति का होता है, अतः इसका प्रयोग जो है वो हमारे कंपनी के हित में होना चाहिए। और लास्ट है, अंशों के हरण के पश्चात जब्त अंश कंपनी की संपत्ति हो जाती है, जिन्हें उचित मूल्य पर निर्धारित नियमों के अंतर्गत पुनः निर्गमित किया जा सकता है। तो बच्चों, ये था अंशों के हरण की वैधता की शर्तें। बच्चों, अब देख लेते हैं हम सम मूल्य या अंकित मूल्य पर अंशों का हरण जब करेंगे तो पंजी प्रविष्टि कैसी होती है। तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि और समाकलन राशि। तो इसमें हम सबसे पहले करते हैं अंश पूंजी खाता विकलन, और जिसमें राशि नहीं मिल रही है वो सबको हम समाकलन कर लेते हैं, जैसे कि अंश आवंटन खाते से, अंश याचना खाते से, और जो राशि बचती है उसको हम अंश हरण खाते के नाम से शो कर देते हैं। तो डेबिट की राशि डेबिट में आती है और बाकी क्रेडिट की राशि हम क्रेडिट में लिख देते हैं, और विवरण में लिखते हैं अंशों का हरण किया गया। तो बच्चों, अब हम एक सवाल को हल कर लेते हैं। प्रश्न है, सुशील जिसके पास अंश मूल्य ₹100 प्रत्येक के 1000 अंश है, ने द्वितीय एवं अंतिम मांग जो कि ₹20 प्रति अंश है का भुगतान नहीं किया। कंपनी के द्वारा इन अंशों का हरण कर लिया गया। आवश्यक रोजना मचा प्रविष्टियां कीजिए। तो बच्चों, इसको हम हल करेंगे, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अंश मूल्य है 100, प्रत्येक कितने? 1000 अंश। प्रश्न में बताया है कि द्वितीय और अंतिम मांग भुगतान नहीं कर सका, उसके रुपए थे 20। तो पंजी प्रविष्टि कर लेते हैं। तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, विकलन राशि, समाकलन राशि। जनरल प्रविष्टि है। सबसे पहले अंश पूंजी खाता विकलन होता है, तो अंश पूंजी खाता विकलन लिख देंगे। इसकी राशि की गणना कर लेते हैं वर्किंग नोट में। अंश पूंजी है हमारे पास 100 रुपए वाले
1000 अंश, रकम आएगी 1 लाख रुपए। 1 लाख डेबिट में। अब भुगतान नहीं कर सका वो क्या था, द्वितीय और अंतिम मांग, तो ये समाकलन हो जाएगा द्वितीय एवं अंतिम मांग खाते से। मांग भी लिख सकते हैं, याचना भी लिख सकते हैं। इसकी राशि की गणना कर लेते हैं। राशि दी हुई है 20 रुपए, यहां दिया है अंतिम मांग 20 रुपए नहीं चुकाया, तो याचना की राशि 1000 अंश है और रकम हमारी है 20 रुपए। तो 1000 को 20 से गुणा कर देंगे तो रकम आ जाएगी आपकी 20,000 रुपए। ये 20,000 हम कहाँ लिख देंगे, द्वितीय एवं अंतिम याचना खाते में 20,000। अब लास्ट अंश हरण खाते से क्या हो जाएगा, अंश हरण खाते से 1 लाख है और यहाँ 20,000 है, तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना आया, 80,000 का आया। तो अंश हरण हमारा कितना हो गया, 80,000 रुपए। डेबिट का टोटल कर लीजिए 1 लाख और अब क्रेडिट का भी टोटल कर लीजिए 1 लाख। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, 2 लाइन से हम बंद कर देंगे। तो बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इसके आधार पर इस क्वेश्चन को देखते हुए अपने नवबोध की बुक की 42 से लेकर 47 तक के क्वेश्चन आप इसी आधार पर बना सकेंगे, जिसमें कि आपको अंश हरण की पंजी प्रविष्टियां पूछा गया है। थैंक यू।